तो हमने अभी देखा गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार जब तक शक्तिशाली रहा तब तक उत्तर भारत में प्रतिहारों का एक छत्र वर्चस्व रहा। लेकिन जैसे ही प्रतिहार कमजोर होता है, हमने देखा महिपाल के पश्चात प्रतिहार राजवंश कमजोर होता है और इसी का फायदा फिर इनके सामंत जो इनके अधीनस्थ थे वो फिर स्वतंत्र होने लगते हैं। इनमें देखेंगे प्रतिहारों के जो अधीन थे और फिर प्रतिहार जैसे कमजोर हुआ तो वो सब स्वतंत्र हो गए, चाहे वो चौहान हो, चालुक्य हो, परमार हो, गुहिल हो, कलचुरी, चंदेल। एक समय ऐसा था जब ये सारे प्रतिहारों के अधीन थे, लेकिन जैसे ही प्रतिहार कमजोर तो ये सब स्वतंत्र होंगे। अब हम लोग इन राजवंशों के बारे में देखेंगे कि चौहान, चालुक्य, परमार, प्रतिहार और गुहिला। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं चौहान वंश के बारे में। चौहान, देखो चौहान डायनेस्टी ये उत्तर भारत के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण डायनेस्टी है। चौहान वंश अपने शक्ति और शौर्य के लिए बहुत ही प्रसिद्ध रहा है इतिहास में। इस वंश में हम लोग देखेंगे दो बहुत ही प्रसिद्ध राजा हैं, बहुत ही प्रसिद्ध। ऐसे तो सभी चौहान शासक बहुत ही शक्तिशाली प्रसिद्ध थे, लेकिन दो बहुत ही प्रसिद्ध हैं इनमें। एक तो विग्रहराज चतुर्थ, जिसे विसल देव के नाम से इतिहास में जाना जाता है, और दूसरा है पृथ्वीराज तृतीय, जो अब इतिहास में काफी प्रसिद्ध रहा। तो इन दोनों के बारे में हम देखेंगे, साथ में पूरे चौहान शासकों के बारे में, चौहानों की राजनीतिक दशा देखते हैं कैसे था। देखिए चौहान वंश, इनके बारे में जो आरंभिक हमें जानकारी मिलती है वो चौहानों के बारे में देखें तो सबसे पहला जो जानकारी मिलती है वो है बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया अभिलेख। बिजोलिया अभिलेख, यह अभिलेख 1170 ईस्वी के आसपास का लिखा हुआ है। यह अभिलेख चौहान शासक थे एक सोमेश्वर, इन्हीं के शासनकाल में यह अभिलेख लिखा गया है। सोमेश्वर, आप यूं ध्यान रख सकते हो कि ये पृथ्वीराज तृतीय जो बहुत ही प्रसिद्ध राजा हैं उनके पिताश्री हैं ये सोमेश्वर। तो सोमेश्वर का यह अभिलेख है बिजोलिया अभिलेख। इस अभिलेख से हमें चौहान वंश के आरंभिक शासक से लेकर इस समय तक 1170 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। यह संस्कृत में यह लेख है और यह अभिलेख भीलवाड़ा, आज के भीलवाड़ा जिले से बिजोलिया नामक स्थान से मिला है। सोमेश्वर ने यह अभिलेख लिखा। इस अभिलेख से हमें चौहानों के आरंभिक शासक संस्थापक वासुदेव, जो इनके आदि पुरुष हैं, वासुदेव के बारे में जानकारी। इस अभिलेख से हमें यह पता चलता है कि चौहानों के जो प्रारंभिक संस्थापक हैं वो हैं वासुदेव, जिन्होंने सांभर क्षेत्र में चौहान राज्य की स्थापना किया था। सांभर क्षेत्र, अजमेर क्षेत्र। और इसी अभिलेख से हमें यह पता चलता है कि ये वत्स गोत्र के ब्राह्मण थे। ये ब्राह्मण है, ये अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, वत्स गोत्र के ब्राह्मण। बिजोलिया अभिलेख से हमें ये जानकारी कि वासुदेव इस वंश के आरंभिक शासक हैं और ये वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है, हमें इनके बारे में जानकारी। तो चौहान के बारे में कि ये ब्राह्मण थे, ऐसा जानकारी हमें बिजोलिया अभिलेख से मिलता है। और साथ में आधुनिक इतिहासकार हैं कि वासुदेव शर्मा जी हैं, उन्होंने भी इन्हें ब्राह्मण ही कहा है, चौहानों को ब्राह्मण कहा है। जबकि हाँ, चंद्रवरदाई कि पृथ्वीराज रासो से हमें क्या पता चलता है कि ये अग्निकुंड से उत्पन्न हुए थे। चंद्रवरदाई क्या कहते हैं कि भाई ये अग्निकुंड से, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ये भी कहते हैं कि ये अग्निकुंड से। जबकि बिजोलिया अभिलेख से हमें पता चलता है कि ये ब्राह्मण थे। और इस मत का समर्थन शर्मा जी करते हैं। और पृथ्वीराज रासो, जिसमें अग्निकुंड की बात की गई है कि अग्निकुंड से, इस बात का समर्थन बाद के साहित्यकार जैसे सूर्यमल मिश्रन, मोहनोत नैन्सी, वो भी कहते हैं कि अग्निकुंड से ही चौहानों की उत्पत्ति। कुल मिलाकर हम लोग ये जानते हैं कि ये राजपूत क्षत्रिय थे ना, और चौहान वंश, इस वंश के आदि पुरुष हैं वासुदेव, जिन्होंने सांबर क्षेत्र में। तो चौहान वंश के बारे में हम देखें तो इनके जो प्रारंभिक शासकों के बारे में देखें तो गवुक प्रथम के बारे में हमें जानकारी मिलती है। गवुक प्रथम
ये इन्होंने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किया था। हर्षनाथ मंदिर, ये मंदिर सीकर जिले में है। और यह मंदिर, हर्षनाथ मंदिर, ये महादेव जी का मंदिर है, महादेव मंदिर है। और चौहानों का ये इष्ट देवता है महादेव, इष्ट देवता। गौक प्रथम के समय का है ये मंदिर बना। आज भी ये मंदिर देख सकते, आज काफी जीर्ण शीर्ण हालत में। फिर नेक्स्ट राजा हुए थे गौक द्वितीय। गौक द्वितीय ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय के समकालीन है गुर्जर प्रतिहार शासक। नागभट्ट द्वितीय काफी शक्तिशाली शासक था, प्रतिहारों का पहला शासक, जिसने कन्नौज को अपना राजधानी बनाया था, हमने देखा। तो गौक द्वितीय जो कि प्रतिहारों के ही सामंत थे इस समय, इन्होंने इनसे नजदीकी बढ़ाने के लिए, शक्तिशाली बनने के लिए, इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह नागभट्ट द्वितीय से किया और इस तरह से चौहान और प्रतिहारों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हो। नागभट्ट द्वितीय के साथ इनका गौक द्वितीय। गौक के बाद एक राजा होता है चंदन राज। ये पहला चौहान शासक है जिसने दिल्ली पर आक्रमण किया था। दिल्ली पर इस समय किसका शासन था? तोमरों का शासन था। तो तोमरों पर आक्रमण किया था, अर्थात दिल्ली पर इसने आक्रमण किया दिल्ली को जीतने के लिए, लेकिन यह असफल रहा था, दिल्ली को जीत नहीं पाया था चंदन राज। इन्हीं की पत्नी है रुद्रानी, की पत्नी है रुद्रानी, जो आत्मप्रभा के नाम से प्रसिद्ध है। आत्मप्रभा के नाम से प्रसिद्ध, काफी विदुषी महिला थी ये, और ये योग क्रिया में बहुत निपुण थे, योग क्रिया, और महादेव जी के बहुत ही बड़ी ये भक्तिन थी। इन्होंने पुष्कर में, कहते हैं इनके बारे में कि पुष्कर में रोज, है ना, 1000 दीपक जलाया करती थी रुद्रानी। तो चंदन राज एक चौहान वंश के शासक है जिन्होंने पहली बार दिल्ली पर अधिकार स्थापित करने के लिए तोमरों पर आक्रमण किया था, है ना। किस लिए? तो दिल्ली पर अधिकार था। इस समय दिल्ली को ढिल्लिका कहते। चंदन राज के बाद अगला शासक वाकपति राज। वाकपति राज ये पहला चौहान शासक था जिसने प्रतिहारों से स्वतंत्र हो गया, प्रतिहारों से यह स्वतंत्र हो गया। जैसे कि मैंने बताया आपको कि देखो, प्रतिहार, जब तक प्रतिहार शक्तिशाली रहे तब तक ये सब उनके अधीन रहा, लेकिन जैसे ही प्रतिहार कमजोर हुआ तो प्रतिहार राजा था एक विजयपाल। इसी के समय हम देखते हैं अधिकतर अधीनस्थ शासक स्वतंत्र हो जाते हैं। तो इसी के समय में प्रतिहारों की जब विजयपाल शासक था, इसी के समय हम देखते हैं वाकपति राज प्रतिहारों से बिल्कुल स्वतंत्र हो जाते, अलग एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना, मतलब उनकी अधीनता को उखाड़ फेंकता है। तो वाकपति राज प्रतिहारों से स्वतंत्र। वाकपति राज के बाद अगला शासक होता है विग्रहराज सेकेंड, विग्रहराज द्वितीय। विग्रहराज द्वितीय के बारे में हमें जानकारी इसी का एक अभिलेख मिला है, हर्षनाथ प्रस्तर लेख, जो जयपुर से मिला है, ये जयपुर के आसपास है, ये हर्षनाथ प्रस्तर लेख। इनसे हमें विग्रहराज द्वितीय के बारे में काफी जानकारी मिलती है। जैसे विग्रहराज द्वितीय के समय हम देखते हैं, जैसे इनका इतिहास देखेंगे तो ये जो स्वतंत्र होते हैं ये आपस में फिर लड़ते भी हैं, एक दूसरे को परास्त करके शक्तिशाली बनने का प्रयास। तो विग्रहराज चतुर्थ के समय में हम देखते हैं कि इस समय जो चालुक्य शासक हैं, चालुक्य, जिसको सोलंकी कहते हैं, इनके साथ इनका युद्ध शुरू होता है। इस समय इनके शासक थे मूलराज, चालुक्य शासक मूलराज के साथ विग्रहराज द्वितीय ने युद्ध किया, मूलराज के विरुद्ध, गुजरात के विरुद्ध। ये गुजरात में, चालुक्य कहां से थे? गुजरात से। ये भी अग्निकुंड से ही निकले।
तो मूलराज के विरुद्ध आक्रमण किया और मूलराज को परास्त भी किया था और इस राजा को कर देने के लिए बाध्य किया। कहा कि कर दो हमें, कर के लिए बाध्य भी किया था मूलराज विग्रहराज द्वितीय। विग्रहराज द्वितीय ने गुजरात में ही कच्छ क्षेत्र में आशापुरा देवी का मंदिर भी बनवाया था। आशापुरा देवी मंदिर भी इसने कच्छ में बनवाया, विग्रहराज द्वितीय। फिर इस वंश का जो शक्तिशाली राजा है वो है अजय राज। विग्रहराज के बाद दिखते अजय राज। इसी ने 1113 ईस्वी में अजय मेरू के नाम से शहर बसाया, जिसे आज हम अजमेर के नाम से जानते हैं। तो अजय राज, चौहान वंश के शासक अजय राज ने अजय मेरू नाम से शहर बसाया और फिर इस समय से चौहानों की राजधानी अजय मेरू हो गया, अजमेर। तो इससे पहले इनकी राजधानी कहाँ थी चौहानों की? तो इससे पहले इनकी राजधानी हुआ करता था अहिछत्रपुर, जिसे आज नागौर कहते हैं। तो चौहानों की आरंभिक राजधानी है अहिछत्रपुर, नागौर। और इस समय अजय राज ने अजय मेरू को अपना राजधानी बनाया। शायद नागौर इस समय सुरक्षित ना रहा होगा, क्योंकि यही वो समय था जब तुर्क आक्रमणकारी बारंबार आक्रमण कर रहा था। और हम देखते हैं कि राजस्थान में नागौर ही पहला क्षेत्र था जिस पर तुर्कों ने आक्रमण किया। तो इस समय अजय राज ने अजय मेरू नाम से शहर स्थापित। इनके समय में हम देखते हैं कि एक और राजवंश के साथ युद्ध शुरू होता है, वो है परमारों के साथ। परमारों के साथ भी इनका युद्ध होता है। पहले हमने देखा चालुक्यों के साथ युद्ध, अब परमारों के साथ भी इनका युद्ध शुरू हो गया। अजय राज शक्तिशाली शासक था ही, साथ ही धार्मिक रूप से काफी सहिष्णु शासक। सामान्यतः चौहान शासक शैव धर्मावलंबी थे, शैव धर्म का उपासक थे, लेकिन साथ में अजय राज ने वैष्णव धर्म और जैन धर्म को भी बराबर संरक्षण दिया। इन्हीं के समय में श्वेतांबर और दिगंबर की सभा हुई थी, जिसकी अध्यक्षता खुद अजय राज ने ही किया था। तो कह सकते हैं कि ये धार्मिक रूप से काफी सहिष्णु शासक थे। इन्होंने, जैसे कि जैन धर्मावलंबियों के लिए एकादशी का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है, तो इन्होंने अपने राज्य में एकादशी के दिन पशुवध, स्लॉटर सेंटर्स को कहा था कि भाई बंद करो, उस दिन पशुवध नहीं होगा। तो अजय राज धार्मिक रूप से बहुत ही सहिष्णु राजा था चौहान में, जिसने अजय मेरू नाम से शहर बसाया। यही अजय मेरू बाद में अजमेर कहलाया। अगला शासक अर्णोराज। अगला शासक है अर्णोराज। अर्णोराज ये भी काफी शक्तिशाली शासक थे। इन्होंने आना सागर झील का निर्माण कराया अजमेर में, और इन्होंने पुष्कर में एक वराह मंदिर भी बनाया था, वराह का मंदिर भी बनवाया था। अर्णोराज के समय पुनः चालुक्यों के साथ युद्ध। चालुक्य शासक इस समय जयसिंह सिद्धराज, इनके साथ युद्ध हुआ। फिर बाद में दोनों में संधि हो गई। जयसिंह सिद्धराज ने अपनी पुत्री, इनकी पुत्री कंचन देवी से विवाह अर्णोराज का हुआ। चौहान चालुक्यों के साथ वैवाहिक संबंध, कंचन देवी अर्णोराज की पत्नी बनी। लेकिन जयसिंह सिद्धराज की मृत्यु के बाद जैसे ही अगला चालुक्य शासक बना कुमारपाल, इस समय पुनः चालुक्य और चौहान में युद्ध छिड़ गया। कहते हैं कि इस युद्ध का कारण था कि अर्णोराज और उनकी जो पत्नी थी कंचन देवी, इन दोनों में कुछ खेल खेल रहे थे, चौपड़, और फिर दोनों में हास्य व्यंग शुरू हुआ, और फिर यह व्यंग एक दूसरे के राजवंश के खिलाफ शुरू हो गया, और फिर इससे कुमारपाल को अपशब्द कहा गया, और फिर फाइनली कुमारपाल और अर्णोराज के बीच युद्ध हुआ। ऐसा कहानी। तो कुमारपाल ने इस युद्ध में अर्णोराज को परास्त कर,
तो कुमारपाल से अर्णोराज परास्त हुआ था, अर्णोराज परास्त हुआ। चालुक्य शासक कुमारपाल ने अर्णोराज को परास्त कर, बाद में अर्णोराज को जी के पुत्र ने हत्या कर दिया। और फिर अगला शासक जो चौहान वंश के हुए वो काफी शक्तिशाली और प्रसिद्ध हुए थे, वो थे विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज फोर्थ। इनका समय काल लगभग इस समय से इस समय, विग्रहराज फोर्थ, जिसे इतिहास में विसल देव के नाम से जाना जाता है, विसल देव। विग्रहराज चतुर्थ एक महान विजेता तो था ही, साथ में वो एक विद्वान राजा भी थे। साहित्यकारों में, कवियों में यह बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति विग्रहराज चतुर्थ। इसने तोमरों से, तोमर शासकों से, तोमर शासक थे इस समय, तंवर नाम का शासक था, जिससे इसने ढिल्लिका को जीत लिया। ढिल्लिका मतलब दिल्ली को जीत लिया। और इस समय देखें तो चौहानों का जो साम्राज्य है वो अजमेर से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ था। तो दिल्ली को विग्रहराज चतुर्थ विसल देव ने जीता। इसके अलावा विग्रहराज ने जयपुर क्षेत्र और उदयपुर के भी कुछ क्षेत्र को विजित किया था। जयपुर का भी कुछ हिस्सा, उदयपुर का भी कुछ हिस्सा इसने चौहान साम्राज्य में, चौहान राज्य में विलय किया। विग्रहराज चतुर्थ विसल देव। विग्रहराज बहुत ही शक्तिशाली और साथ में बहुत बड़े विद्वान भी थे। विग्रहराज बहुत बड़े विद्वान थे। इन्होंने हरकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की। संस्कृत नाटक, नाट्य ग्रंथ है शिव के बारे में, हरकेली नाटक संस्कृत। और इन्होंने एक संस्कृत पाठशाला की भी स्थापना की, संस्कृत पाठशाला अजमेर में। ज्ञान विज्ञान काफी बड़े समर्थक, संस्कृत पाठशाला। बाद में इसी संस्कृत पाठशाला को कुतुबुद्दीन ऐबक ने मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया था। नाम मस्जिद का 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा। इनके दरबार में भी बहुत बड़े विद्वान रहते थे। सोमदेव, जिन्होंने इन पर इनकी ललित विग्रहराज सोमदेव। इस पुस्तक में वो कहते हैं कि भाई ये विग्रहराज चतुर्थ है, ये एक महान विजेता और साथ में एक कवि भी थे, ललित विग्रहराज चतुर्थ बहुत ही प्रसिद्ध राजा है विग्रहराज चतुर्थ। इनके बारे में बाद में 13वीं सदी में बाद में, देखो ये 12वीं सदी के राजा हैं, विग्रहराज चतुर्थ 12वीं सेंचुरी के हैं। और 13वीं सदी में इन पर एक पुस्तक लिखी गई है, विसल देव रासो, बहुत ही प्रसिद्ध। इस पुस्तक के लेखक हैं नरपति नाल। बाद में लिखे गए हैं, विग्रहराज चतुर्थ के समय के नहीं, विग्रहराज चतुर्थ के समय के ये पुस्तक, ये बाद में लिखे गए। इसके लेखक है नरपति। इस पुस्तक में विसल देव की पत्नी है राजमती। इनके साथ विवाह हुआ था, इनका विवाह फिर किसी कारण से वियोग हो गया था ना, विरह हो गया था, विरह लिख सकते हैं, विरह। और फिर पुनर्मिलन की कहानी है, बहुत ही तरह से प्रेम प्रसंग है ये, श्रृंगार रस का साहित्य है ये विसल देव रासो। और ये पुस्तक की विशेषता यह है कि यह गेय शैली में लिखा गया है, गाते हुए क्रम में लिखा।
गेय शैली में यह पुस्तक लिखा, विशलदेव रासो, विग्रहराज चतुर्थ पर। तो विग्रहराज चतुर्थ ये चौहान वंश के बहुत ही शक्तिशाली राजा। इनके समय हम देखते हैं तो ये बहुत बड़े विजेता थे ही। दिल्ली पर विजय प्राप्त किया, दिल्ली को जीता तोमरों से। तोमर शासक थे तंवर, जिनको परास्त किया और दिल्ली को जीत लिया। जयपुर उदयपुर क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में भी इनका, साहित्यकारों में, कवियों में ये बहुत ही प्रसिद्ध थे, इसलिए इन्हें कवि बांधव, इन्हें कवि बांधव कहते हैं, मतलब कवियों का बंधु, कवि बांधव भी विग्रहराज चतुर्थ को कहा गया है। तो विग्रहराज चतुर्थ। अगला शासक, अगला महत्वपूर्ण शासक है सोमेश्वर। सोमेश्वर इन्हीं का है बिजोलिया अभिलेख। सोमेश्वर ने ही लिखवाया था बिजोलिया अभिलेख। सोमेश्वर का विवाह कलचुरी शासक, कलचुरी राजकुमारी कर्पूर देवी से हुई थी। कर्पूर देवी, कर्पूर देवी से इनके विवाह हुआ। लेकिन सोमेश्वर कुछ ही समय शासन कर पाए और काफी कम समय में ही इनकी मृत्यु हुई। तो इनसे जो उत्पन्न पुत्र थे वही थे पृथ्वीराज तृतीय, जो कि जब इनके पिता की मृत्यु हुई उस समय केवल ये 11 वर्ष का था, सिर्फ 11 वर्ष। कर्पूर देवी से इनका जन्म, माता जी हुए कर्पूर देवी। तो पृथ्वीराज तृतीय, यही पृथ्वीराज जिनके बारे में हम सब जानते हैं। पृथ्वीराज तृतीय, प्रथम भी हुए, द्वितीय भी है, वो उतने प्रसिद्ध नहीं है जितना पृथ्वीराज तृतीय। ये मात्र 11 वर्ष की अवस्था में शासक बन बैठे, क्योंकि इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो अल्प वयस्क में शासक बने तो फिर कैसे? तो इनकी माता कर्पूर देवी, आरंभिक समय में देखें तो इनकी माता संरक्षिका बनी। इन्हीं के संरक्षण में पृथ्वीराज ने शासन किया शुरुआत के वर्षों में। इसके अलावा कदम्बवास नाम का एक योग्य अधिकारी का भी सहयोग मिला, और कर्पूर देवी ने अपने ही एक संबंधी को सेना का भार दिया, भुवन मल्ल, इनको सेनापति बनाया। तो इस समय शुरुआत में जब पृथ्वीराज बालक था तो उस टाइम इन तीनों ने पृथ्वीराज को संरक्षण दिया, और इन तीनों की वजह से पृथ्वीराज का आरंभिक जो शासनकाल था वह काफी अच्छा रहा, क्योंकि वो तो बालक था। तो इस समय निर्णय कैसे लेंगे, तो ये सारे निर्णय इस समय इनके द्वारा, कर्पूर देवी, प्रधानमंत्री कदम्बास और सेनापति भुवनमल, इन तीनों का सहयोग मिला। लेकिन कुछ ही समय पश्चात हम देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान, इन्हें लगता है कि हम अब मैच्योर हो गए, परिपक्व हो गए, तो अब हमें खुद सारे निर्णय लेना चाहिए। तो बाद में कदम्बास को अपदस्थ कर देता है और अपने हिसाब से वो नए प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, ताकि इनके अनुसार, पृथ्वीराज चौहान के अनुसार काम हो। तो कदम्बास को रिप्लेस कर देता है और प्रताप सिंह को प्रधानमंत्री पृथ्वीराज चौहान, और उसके बाद फिर धीरे धीरे इनसे भी, क्योंकि इनको स्वतंत्र निर्णय लेना था और ये इनका मानना था कि ये अभी बालक है, तो शुरुआती जीवन में इनको पृथ्वीराज तृतीय को इनका संरक्षण। पृथ्वीराज तृतीय बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, युवा था और काफी योग्य भी था, नेतृत्व क्षमता बहुत ही। पृथ्वीराज का समय काल देखेंगे तो 1077 से लेकर 1192 तक, आप समझ सकते हैं 11 वर्ष की अवस्था में शासक बने, 26-27 साल तक ही वो जीवित रहे, और इतने कम उम्र में ही वो इतिहास में इतने प्रसिद्ध बन गए। तो पृथ्वीराज तृतीय के बारे में हम देखें। पृथ्वीराज तृतीय बहुत ही योग्य और महत्वाकांक्षी शासक था। इसने, पृथ्वीराज तृतीय ने ये संपूर्ण उत्तर भारत पर विजयी प्राप्त कर, पृथ्वीराज चौहान, इसके समय तक देखें तो चौहानों की जो सीमा थी वो पंजाब से लेकर दिल्ली तक फैल चुका था।
पंजाब से दिल्ली तक। दिल्ली पहले से ही इनके वर्चस्व में था, विग्रहराज चतुर्थ के समय से ही दिल्ली चौहानों के अधीन था, और उसके बाद फिर पंजाब तक भी अपना साम्राज्य का विस्तार। पृथ्वीराज चौहान ने अपने समकालीन अन्य राजपूत राजवंशों के विरुद्ध भी युद्ध किया। इन्होंने चालुक्यों के साथ, चालुक्य गुजरात के चालुक्य, भीम को परास्त किया, भीम द्वितीय को परास्त किया। कहते हैं कि गुजरात के चालुक्य के साथ युद्ध का कारण क्या था, तो गुजरात के चालुक्य के साथ युद्ध का कारण था परमारों का, जो आबू में जो परमार वंश था वहां की एक राजकुमारी थी इच्छिनी देवी। गुजरात के चालुक्य शासक भीम द्वितीय उस राजकुमारी से विवाह करना चाहते, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने इच्छिनी देवी से विवाह कर लिया। इससे भीम द्वितीय नाराज हो गए और फिर दोनों में युद्ध हुआ। इस युद्ध में भीम द्वितीय परास्त हुआ। फिर चंदेलों के साथ भी इसने युद्ध किया। चंदेलों के साथ महोबा का युद्ध, महोबा का युद्ध। इस समय चंदेल शासक थे परमार्दी देव, और इनके दो प्रसिद्ध सेनापति अल्लाह और उदल, अल्लाह उदल, ये दो प्रसिद्ध सेनापति थे जिनकी वीरता की कहानियां आज भी महोबा क्षेत्र, एमपी वाले क्षेत्र, आज भी सुनाया जाता है। तो इस युद्ध में परमार्दी देव और उसके दो प्रसिद्ध सेनापति अल्लाह उदल शहीद हो गए, मारा गया। ध्यान रखना, यह युद्ध 1182 में, यह युद्ध 1186 में हुआ था, 1186 में। और तीसरा जो इनके प्रतिद्वंदी थे वो गढ़वाल वंश के शासक जयचंद। जयचंद भी पृथ्वीराज चौहान के ही समकालीन और महत्वाकांक्षी शासक था। जयचंद और पृथ्वीराज चौहान में आपसी प्रतिस्पर्धा था। मूल रूप से यह प्रतिस्पर्धा का कारण था दिल्ली। दोनों की नजर दिल्ली पर था और दिल्ली पर दोनों ही वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे। पृथ्वीराज चौहान के पास तो ऑलरेडी दिल्ली था, जयचंद भी दिल्ली पर अधिकार कर। तो जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच कई युद्ध हुए थे, लेकिन यह युद्ध अनिर्णायक था। जयचंद पृथ्वीराज चौहान से इतना नफरत करता था कि उसने अन्य राजाओं के समक्ष पृथ्वीराज चौहान को इंसल्ट करने के लिए दरबार में एक पृथ्वीराज चौहान की आकृति के बराबर मूर्ति रखा। कहते हैं कि इस समय जयचंद ने एक राजसूय यज्ञ किया था और उसी यज्ञ के दौरान सारे राजाओं को आमंत्रित किया और अपनी पुत्री का स्वयंवर भी रचाया था, संयोगिता का। तो संयोगिता हरण, ये कहानियां हैं जो हमें चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज रासों से पता चलता है, लेकिन वास्तविक कारण जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के मध्य युद्ध का वो था दिल्ली पर वर्चस्व। तो दोनों का हित टकरा रहा था, इसलिए दोनों के बीच युद्ध हुआ। लेकिन यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान ने कई बार जयचंद को परास्त किया, लेकिन जयचंद पृथ्वीराज चौहान को परास्त नहीं कर पाया। और जयचंद इस समय इसी अवसर के तलाश में था कि किसी भी तरह से पृथ्वीराज चौहान को परास्त किया, और वह अवसर मिला तुर्क आक्रमणकारी के माध्यम। इसी समय हम देखते हैं मोहम्मद गौरी, सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, जो भारत पर आक्रमण के लिए पैनी नजर रखा था। इसने मोहम्मद गौरी ने इससे पहले देखते हैं कि कई बार, सबसे पहले हम देखते हैं मोहम्मद गौरी 1175 ईस्वी में मुल्तान पर वर्चस्व स्थापित करता है। फिर 1178 में हम देखते हैं आबू के युद्ध में चालुक्य शासक मूलराज का युद्ध होता है और मूलराज इस युद्ध में मोहम्मद गौरी को परास्त करता है। फिर मोहम्मद गौरी हारने के बावजूद भी वह भारत की सीमा के पास के क्षेत्रों पर धीरे धीरे, इसी दौरान हम देखते हैं 1186 ईस्वी में मोहम्मद गौरी लाहौर को भी जीत लेता है मलिक खुसरो शाह से। और लाहौर को जीतने के बाद मोहम्मद गौरी के राज्य की सीमा, गौर साम्राज्य की सीमा और चौहान राज्य की सीमा, दोनों आमने सामने, दोनों के मध्य, दोनों के बीच सीमा, और दोनों तबर हिंद
या सरहिंद को लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू होता है। आज आज वर्तमान में इसे भटिंडा कहते हैं, पंजाब। इस क्षेत्र को लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू होता है। दोनों दावा करता है कि यह हमारा क्षेत्र है और यह हमारा। इसी बात को लेकर दोनों के मध्य युद्ध होता है। हम जानते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। यह युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा जाता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को परास्त कर। मोहम्मद गौरी जब परास्त होकर भागता है तो पृथ्वीराज चौहान उसे जाने देता है, और जाने दिया तो जाने दिया। अब आपको अपने साम्राज्य की सीमा सुरक्षित करना चाहिए था, क्योंकि बाहर से आक्रमणकारी आ रहा है। हो सकता है कि कल वापस आए, लेकिन पृथ्वीराज चौहान यह समझ नहीं पाया कि वापस वो आ सकता है, या फिर कह सकते हैं कि दूरदर्शिता का अभाव था, कहीं ना कहीं उम्र का अनुभव। इधर पृथ्वीराज चौहान आपसी गृह अन्य राज्यों के साथ, और उधर मोहम्मद गौरी पुनः तैयारी, और अगले ही वर्ष फिर से तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। कहते हैं कि एक साल के अंदर ही मोहम्मद गौरी पुनः तराइन के मैदान में आ गए और पृथ्वीराज चौहान को ललकारना शुरू किया, आओ हम तुमसे युद्ध करेंगे। तो जब पृथ्वीराज चौहान उसके लिए तैयार हो गया, तो मोहम्मद गौरी को लगा कि ये तो फिर से परास्त हो सकते हैं। तो यहां इन्होंने छल कपट का सहारा, मोहम्मद गौरी ने छल का सहारा लिया और कहा कि हम संधि करना चाहते, जो भी विवाद है वो हम बैठकर सुलह करना चाहते। पृथ्वीराज चौहान की जो छावनी था, सैनिक छावनी, वो आनंद उत्सव मनाने लगे कि भाई कल तो संधि होने वाला। और इधर मोहम्मद गौरी की सेना, मोहम्मद गौरी सुबह होने का, जैसे ही सुबह अटैक कर, और मोहम्मद गौरी ने और उसकी सेना ने पृथ्वीराज चौहान की सेना को परास्त कर, छल कपट, और इस तरह से पृथ्वीराज चौहान परास्त हुआ। और वहीं युद्ध भूमि में ही, इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के सेनापति, हालांकि इस पर तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात क्या क्या हुआ, इस पर बहुत सारी स्टोरीज हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि अन्य अलग अलग मत हैं। कुछ फारसी इतिहासकार कुछ कहते हैं, भारतीय इतिहासकार कुछ कहते हैं। वस्तुतः पृथ्वीराज चौहान को युद्ध भूमि में ही मार दिया गया था, और मोहम्मद गौरी ने अजमेर क्षेत्र पर वर्चस्व स्थापित किया। पृथ्वीराज चौहान के अल्पवयस्क पुत्र गोविंद चंद्र को मोहम्मद गौरी ने कुछ समय अपने संरक्षण में अजमेर में शासक के रूप में रखा, नाम मात्र का। और फिर बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गोविंद चंद्र को अजमेर से रणथंभौर में स्थापित कर दिया, और अजमेर को तुर्कों ने अपने प्रत्यक्ष अधीन कर लिया। तो ये सांभर के चौहान, सपादलक्ष के जो चौहान थे, अजमेर के जो चौहान थे, जो मूल शाखा चौहान, उसका यहाँ अंत हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चौहानों का अंत हो। इसके बाद भी अन्य, राजस्थान में हम देखेंगे बहुत सारे क्षेत्रों में बाद में चौहानों की अलग अलग शाखाएं शासन करते रहे। उनमें कई ऐसे शासक हुए जो इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध हैं, चाहे हम देखें रणथंभौर के चौहान, चाहे जालोर के चौहान, चाहे मालवा के, सिवाना के, काफ़ी सारे चौहान की शाखाएं हैं। तो वो उन शाखाओं को हम लोग सल्तनत के संदर्भ में देखेंगे।